हमें पढ़ना है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर। देखो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमारी कंट्री के बाहर की है, इंडिया से अलग, इंडिया के बाहर, अमेरिका, जापान, चाइना, सब हमारे लिए फॉरेन है। फॉरेन मतलब हमारे लिए दूसरी कंट्री है। अच्छा, उनकी कंट्री का भी एक कोई करेंसी होता है, हमारी कंट्री की करेंसी है। जब हम इस करेंसी को कन्वर्ट करते हैं जिस रेट पे, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे कि $1 में आज की डेट में 89 रुपीज, तो उसको बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज। इस पूरे चैप्टर में हम डॉलर्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मेजरली पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में डॉलर ही चलता है ना? कि पॉन्ड भी है, दिरहम भी है, बट हाँ, कन्वर्ट अगर किसी का भी हम अपनी करेंसी में करेंगे तो उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट ही बोलेंगे। ठीक है, पर हम डॉलर को ज्यादा पढ़ते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट, ऑल द कंट्रीज हैव देयर ओन करेंसीज आर रेडिली एक्सेप्टेबल विद इन देयर टेरिटरी। मतलब उसके अपनी टेरिटरी में तो वो एक्सेप्टेबल होती है, बट इंडिया के पास रुपी है, यूएस के पास अब डॉलर है, और इंग्लैंड के पास पाउंड है। देखो दो चीज होता है, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारी करेंसी $1 में पहले 70 रुपए थी, अब वो हो गई 74 रुपए। तो बच्चों को ये लगता है इसको पढ़ के कि यार 70 से, युवराज समझना, 70 से 74 हो गई, मतलब $1 में 70 रुपए था, अब $1 में 74 रुपए हो गए। तो करन हमारी मतलब ये तो एप्रिसिएशन हुआ। डेप्रिसिएशन कैसे हुआ? तो देखो हमारी करेंसी वीक हो गई ना। पहले उनका ₹1 हमारे 70 रुपए के बराबर था, $1 70 रुपए के बराबर था। अब उनके लिए तो वो $1 ही है, पर हमारे लिए 74 रुपए, मतलब अब वो 74 रुपए का माल खरीद के चले जाएंगे। तो हमारी करेंसी, हमारी कंट्री के लिए तो ये वीक हो गया ना। मतलब हमारी करेंसी तो वीक हो रही है। तो ये मत सोचना कि रेट बढ़ रहा है तो करेंसी वीक कैसे हो रही है, डेप्रिसिएशन कैसे हो रहा है। उसको डेप्रिसिएशन ही बोलते हैं, बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे, गलत नहीं है। ठीक है, तो अब डेप्रिसिएशन का असर क्या पड़ता है एक्सपोर्ट्स पे? देखो मैंने क्या बोला, अगर वो $1 से पहले 70 रुपए का माल खरीद के जा रहे थे, अब वो $1 से 74 रुपए का माल खरीद के जा रहे हैं, तो उनके लिए तो फायदा है ना भाई, वो तो ज्यादा खरीदेंगे। तो ज्यादा खरीदेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। ऑन द कॉन्ट्ररी इंपोर्ट्स कम होंगे, क्योंकि पहले जब मैं कोई चीज 70 रुपए की मंगवाता था अमेरिका से, अब मैं 74 रुपए की मंगवा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो मुश्किल है ना, तो मैं इंपोर्ट नहीं करूंगा। डिक्रीज इन इंपोर्ट और इंक्रीज इन नेशनल। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हमारी सेल्स बढ़ रही है, कमाई बढ़ रही है, पर हमारा इनकम इनकम बढ़ रहा है, पर हमारी जो खर्चे हैं वो कम है। हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं, खर्चे कम कर रहे हैं, पर कमाई ज्यादा है, तो नेशनल इनकम बढ़ेगा। ठीक है, ऐसी करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है? जब 74 से 70 पे आ जाए, मतलब पहले हमारे $1 में 74 रुपए थे, अब $1 में कितने रुपए हो गए? 70 रुपए हो गए, तो करेंसी एप्रिशिएट हो गई। मैंने बोला ना, वैल्यू डाउन होती है। अच्छा, कभी किसी दिन $1 1 रुपए के बराबर हो जाएगा तो करेंसी और एप्रिशिएट हो गई है। बट इसका इंपैक्ट हमारी कंट्री पे अच्छा नहीं पड़ता इतना, क्योंकि इससे एक्सपोर्ट्स गिर जाते हैं। एप्रिसिएशन अच्छा होता है क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं ना, हम तो चाहते हैं ना हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट्स बढ़े। ठीक है, तो इसलिए अगर 74 70 होगा, एक्सपोर्ट कैसे घटेंगे भाई? पहले वो $1 में 74 रुपए का माल खरीदते थे, अब वो $1 में 70 रुपए का माल खरीद रहे हैं, तो उनको लिए तो महंगाई हो जाएगी ना, तो वो लोग नहीं खरीदेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। तो उसमें उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, देखो ना, इंक्रीज इन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो चीज पहले मुझे 74 की लेनी पड़ रही थी, अब वो मैं 70 रुपीज की ले पा रहा हूँ, तो वाकई इम्पोर्ट करूंगा ना, खरीदारी करूंगा। इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स में कम करूंगा, अब डिक्रीज इन नेशनल, तो नेशनल इनकम भी कम हो जाएगा। क्लियर है? नेशनल इनकम भी कम हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस पढ़ लो। वैसे तो मैंने बता दिया है, कुछ ऐसा मेजर नहीं है। आगे बढ़, अब देखो 3 एक्सचेंज रेट होते हैं। आज मैं बहुत इसको ढंग से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। देखो हमारा ये रेट 74 हो, 70 हो या 89 हो, ये युवराज सेट कैसे होता है? सेट करता कौन है? तो मेजरली दो तरीके से रेट सेट होते हैं। एक होता है मार्केट फोर्सेस, जो कि है डिमांड एंड सप्लाई। जिसकी डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो रेट बढ़ जाएगा, महंगाई हो जाएगी। अगर डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, तो रेट घट जाएगा, सस्ता ही। ठीक है, ये डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट पे रेट डिसाइड होता है किसी भी चीज के मार्केट में, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज रेट ही क्यों ना हो। क्योंकि डॉलर की डिमांड, डॉलर की सप्लाई भी तो है। समझ में आ रही है बात? अब एक होता है जब गवर्नमेंट खुद सेट करती है, गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, इसका रेट इतना ही होगा। तो दो तरीके की चीज है। ठीक है, अभी हमारे पास मेजरली 3 सिस्टम है। एक पहला आता है फिक्स एक्सचेंज रेट, जिसके अंदर अभी ऐसे मैंने बोला कि जिसके अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंट करती है और फिक्स करती है चीजों को, क्योंकि भाई डॉलर 80 रुपए का ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। अब वो कैसे करती है बताएंगे। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा वो फिक्स्ड होता है। क्लियर है? और द बेसिक पर्पस क्या होता है इसको अडॉप्ट करने का? कि स्टेबिलिटी रहता है कंट्री में। एक मेरी बात सुनो,
मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अपना बिजनेस चला लूँ बढ़िया। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी कॉस्ट को कम करा। मैंने कहा यार बाहर के लोगों को बेचना है तो उनको सस्ता लगना चाहिए, तो मैंने बहुत मेहनत करी, प्रोडक्ट बनाया, मैंने बेचा। उन्होंने बोला ठीक है। कल मैंने देखा यार फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब एप्रिशिएट हो गए, 74 से 70 हो गया। तो भाई उसके लिए तो फिर महंगा पड़ गया। देखो मैंने महंगा नहीं करा प्रोडक्ट, उसके लिए अपना महंगा हो गया, तो स्टेबिलिटी नहीं खराब हो जाएगी कंट्री की। ऑर्डर कैंसिल कर दिया उसने, बोला तो कंट्री के लिए गलत नहीं है ये। तो इतना ज्यादा इनस्टेबल रहना करेंसी का दिक्कत दे सकता है। तो उसको हम बोलते हैं कि स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है। अब ये कंसेप्ट आता है, इसको मैं बताऊंगा, पहले अगला पढ़ लू फॉर दिस। तो मैं पढ़ा ही देता हूं, पहले इसका ग्राफ से देखो। मतलब क्या ऐसा होता है कि मार्केट में रेट बढ़ेगा ही नहीं। देखो फिक्स एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि मैंने बोला 80 रुपए करना है तो 80 रुपए करना है। टेक्निकली क्या होता होगा, 80 रहता होगा। भाई मार्केट में तो डिमांड सप्लाई है ही ना, वो तो ऊपर नीचे होती ही होंगी, डिमांड सप्लाई तो ऊपर नीचे होती ही होंगी ना। पर अपन क्या करते हैं, अपने रिजर्व से उसको मैनेज करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मार्केट में कोई और प्रोडक्ट है, मान लो मार्केट में ना मैंने बोला कि यार इस कैलकुलेटर का प्राइस ना 100 रुपए रखना है, ठीक है, 100 रुपए रखना है इस कैलकुलेटर का प्राइस। अब हुआ क्या, लोगों ने डिमांड कर ली, एकदम से सीए का कोई एग्जाम आया, लोगों ने डिमांड कर दी ज्यादा, तो उसका प्राइस 100 की जगह 150 होने वाला था। देखो मेरे हाथ तो नहीं है ना प्राइस, मतलब मैं कंट्रोल कर सकता हूं, पर फिक्स कैसे कर सकता हूं मैं, ये तो मार्केट है ना, कुछ हो सकता है। डिमांड बढ़ गई तो मैं क्या करूंगा, या तो रेट बढ़ने दूं, पर रेट तो मैं बढ़ने दे नहीं सकता, बिकॉज आई मैंने कसम खाई है कि 100 रुपए का ही बेचूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सप्लाई बढ़ा, मतलब मैं ना कैलकुलेटर का बहुत सारा रिजर्व रखूंगा अपने पास। जैसे डिमांड बढ़ेगी, ले बेटा कैलकुलेटर और आ गए, तो अपना भी इक्वल टू हो गया, हर किसी का कैलकुलेटर मतलब 100 रुपए ही रहा। और ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑफ दैट, जब डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई पड़ी हुई है, तो सस्ता होने वाला है माल, मैं सस्ता नहीं होने दूंगा, मैं वो सारी चीजें अपने आप ही खरीद, ताकि मार्केट में इक्विलिब्रियम रहे। मार्केट में तो प्राइस जब भी सेट होता है ना, जब डिमांड सप्लाई इक्वल होता है। तो जब डिमांड बढ़ेगी सप्लाई बढ़ा दूंगा, जब डिमांड घटेगी सप्लाई घटा, सप्लाई है मेरे हाथ। यहाँ पे जो सप्लाई है वो है डॉलर की, और डिमांड है डॉलर की, सप्लाई भी है डॉलर की। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो मैं डॉलर की सप्लाई बढ़ा दूंगा, ताकि इक्वल टू हो जाए, प्राइस ना बढ़े। और अगर डॉलर की डिमांड कम होती है तो मैं सप्लाई भी कम कर दूंगा, डॉलर को खरीद लूंगा। या तो मैं डॉलर को बेचूंगा या तो मैं डॉलर को खरीदूं। पर ये इतना आसान ना समझना नहीं होता, क्योंकि भाई एक ना टक टुक टक, मतलब ऐसे कंफ्यूजन होगी ना ये तो एक बहुत सारी, तो उसको एक ग्राफ से समझते हैं, ठीक है, कि कब क्या करेगी गवर्नमेंट, कब क्या नहीं करेगी। देखो ये ग्राफ आपने नाइन्थ क्लास कह रहा हूँ, 11th क्लास में ही पढ़ा है। ये होता है आपका डिमांड कर्व। बोलो वीडियो। हम्म, ये होता है डिमांड कर्व, है ना, और ये होता है आपका सप्लाई कर्व, ये तो मानते हो। और जब ये दोनों मिलते हैं तो प्राइस इक्विलिब्रियम में होता है। जिसकी बातें मैं ऐसे बोल के कर रहा था कि डिमांड सप्लाई इक्वल होती है तब प्राइस सेट होता है, उन्होंने आपको डायग्राम बना के दिखा दी है, 11th में ही बड़ा, इतने प्राइस पे और इतनी क्वांटिटी भी, ये होता है मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब अगर कल को इस सिचुएशन की हम बात करें, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं हम, एक्सेस सप्लाई, क्या कहते हैं, एक्सेस सप्लाई, क्योंकि इसके अंदर सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गया। और इस सिचुएशन को हम कहते हैं एक्सेस डिमांड, क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड, ठीक है। अब जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई होती है, तो यहां पे लिखा भी है, ये है ना, टू अचीव स्टेबिलिटी गवर्नमेंट अंडरटेक टू बाय फॉरेन करेंसी। अब हम समझेंगे कि हमने ग्राफ बना दिया, गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन करेंसीज को खरीद लेती है व्हेन द एक्सचेंज रेट बिकम वीकर। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा एक्सचेंज रेट वीकर होगा, एक्सचेंज रेट वीकर कब होता है, जब 80 से 85 हो, मतलब जब प्राइस बढ़ता है तो टेक्निकली हमारा एक्सचेंज रेट वीक हो रहा है कि नहीं। मतलब कहने का क्या है कि अगर प्राइस बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए, ये प्राइस P1 हो गया, समझ गए, प्राइस बढ़ जाए तो क्या होता है आपका, देखो गवर्नमेंट बाय कर लेती है फॉरेन करेंसी को, ठीक है, क्योंकि अगर एक्सचेंज रेट, अब तब ये रेट बढ़ रहा है तो एक्सेस सप्लाई होगा, है ना? तो उस रेट में, उसमें हम क्या करते हैं, बाय कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। मैं दोबारा समझा रहा हूं, मार्केट में क्या हुआ, मान लो डिमांड कम हो गया और सप्लाई बढ़ गई, किसी भी तरीके से समझो उसको। इस केस में गवर्नमेंट करेगी क्या, एक्सेस सप्लाई के केस में डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है,
तो गवर्नमेंट खरीद लेगी ना डॉलर को, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना है, इक्विलिब्रियम में करना है। पर मार्केट क्या कर रही है, मार्केट में डिमांड कम होगी डॉलर की। अच्छा, डॉलर की डिमांड का मतलब क्या है कि लोगों को डॉलर नहीं चाहिए, मतलब लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं। मतलब डॉलर की डिमांड, व्हाट इज डॉलर की डिमांड, मुझे डॉलर चाहिए, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे डॉलर चाहिए, मैं नहीं जा रहा, मुझे नहीं चाहिए। अगर टूरिज्म कम हो गया, हमने इंपोर्ट्स कम कर दिए, तो डॉलर की डिमांड कम हो जाती है। तो इस केस में अब डॉलर की डिमांड कम हो गई, तो रेट पे असर ना पड़े तो मैं खरीद लेता हूं, समझ रहे ना, मतलब अपनी सप्लाई, जो डॉलर की सप्लाई उसको मैं कम कर देता हूं, वापस ले लेता हूं, रिजर्व में रख देता हूं, डॉलर लाओ डॉलर लाओ डॉलर लाओ, जब तक डिमांड सप्लाई के इक्वल नहीं। तो एक्सेस सप्लाई किस में बाय करेंगे, लिखा है ना कि जब करेंसी वीकर होती है, वीकर का मतलब क्या है कि जब मान लो ये 70 से 75 हो गई, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं, क्योंकि जब 70 से 75 होगा तो उस केस में एक्सेस सप्लाई होगा ना, और एक्सेस सप्लाई होगा तो वी विल बाय द फॉरेन करेंसी, ठीक है। अब अगर करेंसी हमारी स्ट्रांग होती है, एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज करेंसी व्हेन द करेंसी एक्सचेंज गेट स्ट्रॉन्गर, स्टोरेज नहीं है ये, स्ट्रॉन्गर लिखा है। जब हमारी करेंसी स्ट्रॉन्गर होगी, स्ट्रॉन्गर का मतलब कि 70 रुपए से 60 रुपए हो जाए, अगर एक डॉलर में 70 से 60 हो जाएगा तो हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी ना, सबको समझ में आ रहा है ना। तो इस केस में जब ये 60 हो जाएगा, तो उस केस में डिमांड ज्यादा है ना, तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, सेल डॉलर, ठीक है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं है उतनी, तो रेट बढ़ सकता है, रेट बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, रुक जा रुक जा, मैं सप्लाई ज्यादा, सप्लाई ज्यादा। अच्छा, सप्लाई कहां से ला रहे हैं, रिजर्व से, रिजर्व रखते हैं ना अपने को, इसलिए तो रिजर्व रखते हैं। वही बफर स्टॉक वाली बात हो गई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस याद आ रहा होगा 11 का, वैसे ही तो डायग्राम है ये भी, जब वो बिल्कुल सेम ही है, एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड वहां पे भी थी, क्योंकि जब कुछ ज्यादा होगा, ज्यादा माल बन गया, तो हम अपने पास खरीद लेंगे बफर स्टॉक में, अब जब कोई दिक्कत आएगी तो हम बेच देंगे, समझ गया ना। इससे ना गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, एक क्वेश्चन, एक शोकर है गवर्नमेंट, इससे गवर्नमेंट स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। गड्ढे तो आएंगे ना, इकोनॉमी है, गड्ढे तो आएंगे ही, तो हम उसको मैनेज करें। क्यों मैनेज करना है, क्योंकि ये जो गड्ढे हैं ये इकोनॉमी पे गलत पड़ जाएंगे। और रात को कॉल करा, महंगा है माल, कल को सस्ता हो गया, सस्ता है महंगा हो गया, अब इतना ज्यादा रेट ऊपर नीचे होगा तो ट्रेड पे असर पड़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड पे, वो तो हानिकारक है ना हमारी कंट्री जीडीपी के लिए। इसलिए स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ये हरकतें करती है। ठीक है, इसको बना लो जल्दी से, इसको, ये 70 से 75, इसको ये एक और चीज लिख देना यहाँ पे, करेंसी वीक होना। अब ये जितना अच्छे समझ में अभी नहीं आ रहा ना, अब जब क्वेश्चंस आएंगे ना इसके तब और अच्छे समझ में आए, क्योंकि ये है कंफ्यूजिंग भाई। करेंसी स्ट्रॉन्ग मतलब मैंने आपको ये बताया, जैसे कि यहां पे लिखा है ना कि हम लोग बाय करते हैं जब करेंसी वीक होती है, ऐसा क्यों है ना, क्योंकि जब करेंसी वीक होगी तो एक्सेस सप्लाई होगा तो बाय करेंगे ना, ये एकदम एक्सेस सप्लाई में लिखा नहीं है पर हमको बताया, ये उस सबको समझ में आ रहा है कि हाँ यार बाय तो करेंगे ही ना। ठीक है, इसको बना लो एक बार, तुम्हारे संग आवारगी भी देती है मुझको, तुम्हारे संग हर एक लम्हा। बना लिया, हाँ। हो गया। तुम मिले इन दर्दों में राहत बन के, तुम मिले एक सूफी की चाहत बन
गिरना कभी नहीं, मुझको इतना है पता, तुम किस संग बना लिया, मुस्कान बना लिया, वो नहीं बनाया हुआ तूने वानी। ठीक है भाई, जल्दी बना ले भाई। देखो, अब एक कंसेप्ट आता है डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। जैसे कि आपने अभी देखा कि हमारा रेट 75 हो रहा था, है ना, हमारा रेट जब 75 हुआ तब वो हो ही गया, पर हमने क्या करा उस केस में, बाय कर ली फॉरेन करेंसी और वापस रेट को 70 ला दिया, है ना, बात समझ में आई। तो हमने कहीं ना कहीं करेंसी को एप्रिशिएट करा इस वक्त, और जब हमारा 60 रेट होने वाला था तो हमने 70 ले आए तो उसको डेप्रिशिएट करा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि जिसके हम जब करेंसी को डेप्रिशिएट करते हैं वो होता है मार्केट फोर्स, हम नहीं करते हैं, मैंने गलत बोला। मतलब करेंसी डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, करेंसी डेप्रिशिएशन का मतलब होता है जब हमारी करेंसी 1 रुपए 70 रुपए से 74 रुपए हो जाए। अगर 70 रुपीज से 74 रुपीज हो जाएगी मतलब करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है जी, ये समझ में आता है ना। बट ये गवर्नमेंट नहीं करती, ये मार्केट करती है। जब मार्केट की वजह से 70 से 74 हो तो उसको बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। बट जब गवर्नमेंट खुद करती है, जिसके भी आपने देखा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे गवर्नमेंट खुद करती है, कैसे करती है, डॉलर को बेच के खरीद के, तो उस चीज को बोलते हैं डिवैल्यूएशन। मतलब जब करेंसी हमारी अपने आप ही रेट बढ़ रहे हैं, मतलब 70 से 74 हो रहे हैं अपने आप मार्केट के साथ, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। पर जब गवर्नमेंट खुद करेगी, कर वो वही रही है, मतलब रेट को 70 से 74 ही बना रही है, कर वही रही है, पर अगर गवर्नमेंट खुद जबरदस्ती कर रही है उसको बोलेंगे डिवैल्यू। ठीक है, बात समझ में आई। और वो होता है एप्रिसिएशन, होता है रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन इसका लिखा नहीं है ना, मतलब अगर मार्केट अपने आप ही हो रहा है तो एप्रिसिएशन होगा, पर अगर गवर्नमेंट खुद कर रही है, एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जब 80 से 60 हो जाए, डॉलर एक डॉलर 80 का था अब वो 60 का हो गया, एप्रिसिएशन मतलब करेंसी स्ट्रांग हो रही है। तो गवर्नमेंट खुद करे अगर ये कुछ डॉलर बेच के या खरीद के, तो उस केस में हम बोलेंगे कि रिवैल्यूएशन या करेंसी। अभी आएगा कहीं ना कहीं लिखा होगा छोटा, ठीक है। हाँ। अब आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम रोकते नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हमने डॉलर का रिजर्व बना रखा है, बढ़ रहा है तो हम फिर डॉलर फेंक रहे हैं, घट रहा है तो फिर हम डॉलर उठा रहे हैं मार्केट से, ऐसा नहीं करते कुछ। फ्लेक्सिबल है, अपना रेट अपने आप सेट होगा मार्केट के साथ। अब बोलो सर इससे तो इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, मेरे भाई सुनो ध्यान से। देखो, हमें डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री में इंस्टेबिलिटी वैसे ही ज्यादा होती है, तो इसलिए हम लोग फ्लेक्सिबल को यूज नहीं करते, इधर हम फिक्स्ड में जाते हैं, इधर हम दूसरे वाले में जाते हैं। बट जो डेवलप्ड कंट्री है ना, उनकी कंट्री अब इतनी स्टेबल हो चुकी है तो उसमें ज्यादा हरकतें नहीं होती, तो इसलिए वो फ्लेक्सिबल पे छोड़, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, ये होता है मार्केट में, वो उन कंट्रीज में ना जो डेवलप्ड है ऑलरेडी। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, नाम में ही है कि जब एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड होगा मार्केट फोर्सेस के द्वारा, डिमांड सप्लाई के द्वारा। ठीक है, होता वैसे भी तो वही है ना, बट हम इंटरवेंट नहीं करेंगे यार, जैसे हमने पहले इंटरवेंट करा ना, घुस गए, डॉलर को खरीद लिया। द वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द डिमांड एंड सप्लाई, देयर इज नो ऑफिशियल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। फ्लेक्सिबल को इसलिए बोलते हैं हम फ्री एक्सचेंज रेट या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो बह रहा है, फ्लोट का मतलब अपना बह रहा है, हम रोक तो रहे नहीं, फ्लोट है, ठीक है। The exchange rate determined by the market though interaction of thousands of banks, firms and other institutions seeking to buy and sell foreign currency for the purpose of making transaction of foreign currency। मतलब ये अपने आप ही जब सेट होगा, जब जितने भी बायर्स हैं और जितने भी सेलर्स हैं वो मिल जाएंगे, मतलब एक पॉइंट पे एक पॉइंट आएगा जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, डिमांड सप्लाई जब इंटरेक्ट होगा उसी रेट में डॉलर का कन्वर्जन होगा रुपए, वो 80 भी हो सकता है, वो 50 भी हो सकता है, वो ₹1 का $1 भी हो सकता है, हमें वो अपने आप होगा। ठीक है, अब देखो मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या होता है। देखो अगर हमारी कंट्री ने छोड़ दिया तो ये ना $1 500 का भी हो जाएगा, है ना। अब बोलोगे सर सही तो है,
₹500 का जो एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, मैंने आपको फिर बताया। अब आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो क्योंकि अभी 12th में नया नया चैप्टर पढ़ रहे हो, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता इसकी दोबारा ना सर। अदिति ने बोला करेंसी डेप्रिसिएशन तो हमारी कंट्री के लिए अच्छा है क्योंकि सर उससे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, तो सर हम ऐसा क्यों ना कर रहे हैं, $1 में 89 है, 100 कर दो ना, लुटो 100 कर दो उसको तो और एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। अरे वाह भाई वाह, फिर तो 200 कर दो, वाह भाई वाह, और एक्सपोर्ट बढ़ गए। ऐसा नहीं होता ना यार। अगर ऐसा होता और ये सही होता तो मैंने भाई ये गवर्नमेंट कर चुकी होती, तेरे से पूछने नहीं आती कि कर लूं क्या, वो कर चुकी होती गवर्नमेंट, तो मतलब नहीं करा। 89 है, बढ़ रहा है बट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम चाहते तो अपने एक्सपोर्ट बढ़ाना, मतलब डेप्रिशिएट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, पर एक लिमिट, ठीक है। इसीलिए हमारी कंट्री के लिए बढ़िया है मैनेज्ड फ्लोट, जिसमें आपने देखा कि रेट बढ़ तो रहा है, मतलब 80 का 89 तो हुआ, 83 का 89 हुआ कुछ 1-2 सालों में, बट लिमिट। लिमिट का मतलब क्या है, दोनों चीज कि मैनेज्ड फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब बहने दो, पर मैनेज का मतलब मैनेज करो। इसकी बच्चे को साइकिल चलाने दो, पर बोलो गली में चलाइयो भाई, तो वो अपनी फ्रीडम भी एंजॉय कर रहा है और हमारा मैनेज भी कर लिया उसको, दोनों चीज हो गई ना। तो वही इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस एंड सेंट्रल बैंक। मार्केट फोर्सेस के द्वारा रेट डिटरमाइन हो रहा अपने आप, बट सेंट्रल बैंक इंटरवेंट करता है फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए। जैसे कि मतलब क्या है, मैंने बोला भाई 80 से 90 के बीच में होगा हमारा एक्सचेंज रेट, मैंने बोला है 80 से 90 के बीच में। अब 80 से 90 के बीच में कभी 83 हो रहा है, कभी 83.5 हो रहा है, कभी 85 हो रहा है, कभी 86 हो रहा है, मेरे को मतलब नहीं। बट जब 90 से ऊपर जाएगा और 80 से नीचे जाएगा तो मैं आऊंगा और उसको इंटरवेंट करूंगा। और कैसे करूंगा, यू नो, ईदर वी बाय डॉलर, ईदर वी सेल डॉलर, जैसे एक नॉर्मल मार्केट को मैनेज करने के लिए हो। समझ में आ रहा है ना वानी, ठीक है। तो इट हाइब्रिड मिक्सचर है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल का। पहले तो मार्केट फोर्स से डिपेंड होता है, बट उसके बाद हम मैनेज भी करते हैं, इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई, ठीक है। डिजायर्ड जो टारगेट होता है ना, टारगेट वैल्यू मतलब 80 से 90, उसको अचीव करने के लिए हम इंटरवेंट करते हैं। फॉर दिस सेंट्रल बैंक मेंटेन रिजर्व्स, हम इसमें इंटरवेंट तो कर ही रहे हैं, और इंटरवेंट का मतलब क्या है कि डॉलर का रिजर्व आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप सप्लाई को मैनेज कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। तो इसीलिए इसको बोलता है डर्टी फ्लोट, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा बहने भी नहीं दे रहा और पूरा का पूरा मैनेज भी नहीं कर रहा, मतलब दोनों बातें अपनी कर रहे हो, तो डर्टी बातें हो गई ना, डर्टी फ्लोटिंग हो गया ये तो डर्टी फ्लोट इज सिस्टम इन विच वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी इज अलाउड टू चेंज। एक तरफ तो बोल रहे हो बेटा चेंज हो जाओ इन रिलेशन टू अदर्स, बट इन कंट्रोल्ड एंड मैन्युपुलेटेड वे बाय सेंट्रल, उसको डर्टी फ्लोटिंग। इंडिया में यही है, ठीक है। चलो, हाँ, डर्टी फ्लोटिंग का मतलब है कि इंडिया क्या कह रही है ना कि मतलब हम लोग मैनेज भी कर रहे हैं, हाँ जा, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई चेंज हो जा, अपनी करेंसी को बोले तो चेंज हो जा, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर हम बोल रहे हैं फिर बाद में कि यार नहीं, इतना भी चेंज मत हो, थोड़ा हमारे जैसे कि पेरेंट्स भी कभी कभी ऐसा करता है ना, क्या तुझे जा, तू जो करना है तुझे कर, एक तरफ से ये बोलते हैं और जाने भी देते हैं, फिर कॉल भी करते हैं, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया घर पे जल्दी। तो ना एक तरफ बोलते हैं कि हमने तुम्हें पूरी फ्रीडम दे रखी है, और दूसरी तरफ केयर भी करते हैं और हमारे को थोड़ा कंट्रोल भी करते हैं, तो दोनों बातें अपनी कर रहे हैं। ये भी नहीं है तो बोल सकते हैं कि हमारे मम्मी पापा ने हमारे पैर में बेड़ियां बांध रखी हैं, पर आप ये भी नहीं बोल सकते कि उनको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा फ्रीडम आपके पास नहीं, दोनों चीजें उसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोट। तब तो डर्टी हो गया ना, ये तो दोनों बातें अपनी कर रहे हैं, डर्टी फ्लोटिंग नहीं हो गया एक तरह से, तो इसलिए इसको डर्टी फ्लोटिंग। अब आता है, वैसे ये चीज पहले आ जानी चाहिए थी, क्योंकि जब मैंने आपको ये चार्ट समझाया ना, तो ये डिमांड सप्लाई आपको पढ़ने में तो आ रहा है, पर डिमांड कब होती है, वैसे मैंने आपको बीच में रोक के समझा दिया था कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड, मतलब अभी मैंने बताया फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फिलहाल हमारे लिए है डॉलर। डॉलर की डिमांड कब कब बढ़ती है, इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर की डिमांड होती है, टूरिज्म के लिए डॉलर की डिमांड होती है, यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब वहां से पैसा भिजवाना है इंडिया में, या फिर यहाँ से पैसा भिजवाना है वहां पे डॉलर की, यहाँ से भिजवाना तो ज्यादा डॉलर की नीड पड़ेगी, ठीक है ना। मतलब यहाँ से इंडिया से मुझे अमेरिका में अपने चाचा ताऊ इसको पैसे भिजवाने हैं, तो मुझे डॉलर नहीं चाहिए होगा, है ना, डॉलर में भिजवाऊंगा। असेट परचेस करनी है अमेरिका में, मकान बनाना है अपना, डॉलर चाहिए होगा, या कुछ खरीदना है, स्पेकुलेशन के लिए, सट्टेबाजी के लिए अमेरिका के स्टॉक्स में लगाने, स्टॉक्स को तो नहीं कहते स्पेकुलेशन, अब कोई किसी ऐप में लगाना है, किसी जगह लगाना है पैसा, गैम्बलिंग करनी है हमें, सट्टा खेलना है वहां पे जाके, तो डॉलर में पैसा चाहिए होगा। रीपेमेंट और इंटरनेशनल लोन, किसी भी इंटरनेशनल लोन की रीपेमेंट डॉलर में होती है। So if you have a loan and if you want to repay, so you should have the dollar. And if you don't have, you have to exchange or convert your all the rupees in dollar. ठीक है? और वो कन्वर्ट कौन करता है? बैंक्स करते हैं। आपके पास जो बैंक होगा आपका ना, कोटक महिंद्रा बैंक है, कुछ भी बैंक है, आप उसको जाके बोलोगे मुझे कन्वर्ट करना है, तो वो आगे आरबीआई को बोलेगा। कन्वर्ट कोटक तो नहीं करेगा, क्योंकि उसका इतना रो नहीं है, आरबीआई करेगा, बट
वो आरबीआई को बोलेगा। आप तो ना सीधा जाओगे आरबीआई के ऑफिस में, ठीक है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट करना है तो सप्लाई मतलब मेरे पास कब डॉलर आएगा, तो जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा, माल बेचूंगा तो डॉलर आ जाएगा। का बंदा इन्वेस्ट कर रहा है तो डॉलर आएगा। कोई मुझे रेमिटेंसेस दे रहा है, देख यूनिलेटरल ट्रांसफर ही लिखा है, पर रेमिटेंस का मतलब जब पैसा वहां से आता है, रेमिटेंस मतलब कोई फ्री में किसी ने ऐसे पैसे दे दिया। स्पेकुलेशन करना है हमें, अगर उन लोगों को स्पेकुलेशन करना है इंडिया में, है ना, तो वो लोग डॉलर लाएंगे, तो सप्लाई ऑफ डॉलर का मतलब क्या, जब हमारे पास डॉलर ज्यादा आएगा। सप्लाई ऑफ डॉलर का मतलब क्या है, जब इंडिया में डॉलर बढ़े। लोन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो मतलब जैसे कि अगर उन्होंने हमसे लोन ले रखा है ना, तो वो रीपे करेंगे तो डॉलर आएगा। ग्रांट्स एंड डोनेशन, अगर वो ग्रांट देंगे या कोई डोनेशन देंगे तो भी डॉलर बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा डॉलर। तो ये सारी चीजें आगे, ये देखो भाई चार्ट आ गया, ठीक है ना। पर देखो ना, ये इस जगह नहीं होना चाहिए, तो उसी जगह होना चाहिए जो मैंने समझाया। क्योंकि ये जो लाइन थी ना आपकी, ये वाली कहाँ गई, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये आपको समझ में ही नहीं आई कि भाई वीक हुआ तो खरीदा, क्यों खरीदा, क्योंकि एक्सेस सप्लाई था इसलिए खरीदा। ये जो लाइन है ये तो यहाँ पे ऐड ही नहीं है ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। पर कोई नहीं, ये चार्ट है, आपने पहले बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है ये, यहां से और कंसेप्ट बदलता है। देखो देखो, अगर डॉलर का डिमांड दो तरीके से इफेक्ट हो सकता है। देखो किसी चीज की भी डिमांड, मैं एकदम बेसिक की बात करता हूं, याद है 11th क्लास में मैंने पढ़ा था डिमांड चैप्टर। किसी चीज का डिमांड दो तरीके से इफेक्ट होगा, पहला खुद के प्राइस से और दूसरा अदर फैक्टर से। जैसे कि एक एग्जांपल, मान लो आज मैं अपना प्रोडक्ट सस्ता कर दूं तो डिमांड बढ़ जाएगा, है ना। जैसे कि मैं फीस कम कर दूं, सब बच्चों की फीस कम कर दूं नेक्स्ट ईयर से, बहुत ही फीस बिल्कुल एकदम ही कम कर दूं फीस, तो डिमांड बढ़ जाएगा। और ये मैं फीस बढ़ा दूंगा तो डिमांड कम हो जाएगा, है ना। हालांकि इतना नहीं होता पर फर्क तो पड़ेगा। देखो 19-20 का तो फर्क पड़ता ही है पैसों से। बट अगर मैं कुछ भी ना करूं, मैं जो ले रहा हूं पैसा वही लूं, तो सामने कोचिंग खुल गया, मेरे कंपटीशन हो गया, तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी। पर मैंने तो यार प्राइस नहीं बढ़ाए थे, इसको बोलते हैं अदर फैक्टर्स। समझ रहे हो बात को। जब खुद के प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट हो, जैसे कि मतलब प्राइस बढ़े तो एक्सेस सप्लाई हो जाती है। प्राइस बढ़ने का मतलब यहाँ पे ये ध्यान रखना, प्राइस बढ़ने का मतलब टेक्निकली करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी वीक है, यहाँ पे ये बड़ा इशू है। देखो डिमांड सप्लाई के कंसेप्ट ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको, देखो आपके दिमाग में डिमांड भी क्लियर है, सप्लाई भी क्लियर है, आपके दिमाग में इक्विलिब्रियम भी क्लियर है क्योंकि हमने बढ़ाया था। अब नया आया टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी डेप्रिसिएशन भी क्लियर है, एप्रिसिएशन भी क्लियर है। यू नो कि करेंसी वीक कब होती है, यू नो करेंसी स्ट्रॉन्ग कब होती है, पर इन दोनों को जब मिलाते हैं ना तो कंफ्यूजन होती है। बस इसी बात के लिए चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वरना फॉरेन एक्सचेंज रेट का खुद का कोई वजूद थोड़ा, मतलब वजूद है पर इतना मुश्किल थोड़ा ना है वो। पर जब ये डिमांड सप्लाई में खेलते हैं ना, तो वैसे ही डिमांड सप्लाई दोनों मिक्स करना ही एक खुद के लिए ही इलावा मुश्किल होता था, बच्चों के लिए ये भी नई चीज आ गई। कहने का मतलब क्या है कि लेट सपोज अगर टूरिज्म बढ़ गया एकदम से, देखो डिमांड सप्लाई इक्वल था, अब मैं या तो रेट बढ़ाऊं या तो रेट घटाऊं, है ना, तो डिमांड सप्लाई बढ़े या घटे। मतलब जब रेट की वजह से ऐसा हो, है ना, कि भाई हमने रेट जानबूझ के कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, वो अपना होता है। बट अगर कोई अदर फैक्टर की वजह से टूरिज्म बढ़ गया तो डिमांड बढ़ गया, इसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। इस तरीके से डिमांड का चेंज होना, अगर डिमांड बढ़ता है या डिमांड घटता है, ठीक है, तो प्राइस अपने आप सेट होगा, क्योंकि प्राइस जब सेट होता है जब इक्विलिब्रियम में होता है, तो इस वजह से भी प्राइस इन्फ्लुएंस होता है। शिफ्ट कहते हैं इसे, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता दिया, देखो अगर पेपर में लिखा आ रहा है कि रेट बढ़ गया रेट घट गया, तो वो होगा मूवमेंट अलोंग, मतलब उसमें बनेगा वो वाला ग्राफ, एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड वाला, और उसके हिसाब से मैकेनिज्म चलेगा, उसके हिसाब से आंसर दिए जाएंगे। बट अगर पेपर में लिखा है कि अदर कुछ ना कुछ हो गया, इसकी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, मतलब कुछ और की वजह से, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको तब समझ में आएंगी चीजें, तो बनेगा ये वाला, समझ गए। ये अभी लग रहा है कि ऐसा ही है बट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे कभी फॉरेन एक्सचेंज के। बट ये तो समझ में आ रहा है ना, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि सप्लाई बढ़ रहा है सप्लाई घट रहा है, और जैसे सप्लाई घट रहा है तो रेट नया सेट हो रहा है, सप्लाई बढ़ा तो रेट अलग सेट हो रहा है। वीक हो रहा है स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आप आगे बात करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तब बात करेंगे, क्यों दिमाग की हिस्ट्री पकाना। अभी बस समझ जाओ कि सप्लाई बढ़ भी सकता है, सप्लाई घट भी सकता है, मूवमेंट होता है, शिफ्ट होता है ना। इतना भी नहीं लिखा बुक में मूवमेंट शिफ्ट, नाम थोड़ा दे रखे हैं इनके, पर हमने बता दिया आपको। अब अगला आ रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ मार्केट विच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड, है ना। अब भाई कोई, अब इतनी डिमांड है, इतनी सप्लाई है, खरीदा बेचा जा रहा है, तो मार्केट होगी ना, एक चीज मार्केट है। अब हर मार्केट गली मोहल्ले में तो लगती नहीं है,
कुछ मार्केट ऑनलाइन भी होती है, मतलब इंटरनेशनल एरियाज में मार्केट है उसकी, ऑनलाइन मार्केट है उसकी। तो फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होता क्या है? पहला था ट्रांसफर फंक्शन, इट ट्रांसफर परचेसिंग पावर बिटवीन द कंट्रीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। जैसे कि मान लो अगर डॉलर इधर का उधर चला गया तो उसके बाद परचेसिंग पावर बढ़ गई, है ना? तो भाई दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड थ्रू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट लाइक बिल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट एंड टेलीफोनिक ट्रांसफर। जिसकी मान लो मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करा, इसको इतने डॉलर देने हैं, है ना, वो बिल में लिखा हुआ है, तो वो उस बिल की वैल्यू है उतने डॉलर, है ना? तो जैसे कि होता है में रुपए में भी वैसे ही इंटरनेशनली अगर चीज हो रही है ना, चेक चेक किसी को दे दिया, बैंक ड्राफ्ट दे दिया, तो क्या हो रहा है? ट्रांसफर फंक्शन है ना। अब मान लो उसने बैंक ड्राफ्ट फाड़ा इतने डॉलर का और इसको दे दिया डीडी, तो अब ट्रांसफर हो गया ना, ये तो इसका पैसा इसके बाद चला गया, तो ट्रांसफर फंक्शन है। अच्छा, क्रेडिट फंक्शन, इट प्रोवाइड क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड। जब आपको फॉरेन ट्रेड करना तो इतने डॉलर आपको क्रेडिट दे दिए जाते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक तरह से क्रेडिट ही होता है। जैसे कि मान लो मैंने अमेरिका को बोला भाई मुझे इतने माल भिजवा दे, वो बोल रहा है भाई पैसे हैं, भाई पैसे तो नहीं है, बिल ले ले, मतलब साइन ले ले मेरे, है ना, मैं 3 महीने बाद दूंगा तेरे को, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो वो क्रेडिट ही तो हो गया, तो क्रेडिट फंक्शन भी है। माल आ गया, पैसे बाद में आएंगे, तो क्रेडिट हो गया ना। विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 मंथ एंड जनरली यूज फॉर इंटरनेशनल पेमेंट, क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर द पीरियड इन द ऑर्डर। अब ना ऐसा होता गया है ना, पॉइंट क्या है ना कि इंडिया अमेरिका या किसी भी फॉरेन कंट्री से ट्रेड करने में एक समय की दिक्कत आती है। अब मैंने ऑर्डर करा, ठीक है, अब मैंने ऑर्डर करा, जब उसके बाद माल पहुंचेगा तब वो पे करेगा ना, तो उसमें लगेंगे 3 महीने, 3 महीने तक मुझे होल्ड करना पड़ेगा, तो मुझे अपने जेब से पैसा लगाना पड़ेगा सारा माल बनाने के लिए। फिर यहाँ पे ले, और कितनी दूर है, मान लो यहाँ पे बंदा ही नहीं खड़ा हुआ लेने के लिए, फिर मेरा तो पैसा डूब गया, समझ गए ना? तो इसलिए यहाँ पे आता है बैंक का रोल या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज का रोल, जिसके अंदर हम इस बंदे से ड्रॉ करा लेते हैं बिल, ठीक है। अब ये कह रहा भाई देखो बिल तो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, बट मैं पैसे तो जब भी दूंगा जब आप मुझे माल भेजो, बट आपको पैसा मिल जाएंगे, गारंटी है मेरी। और जैसे माल आ जाएगा गारंटी है, तो उस गारंटी के बिल को हम बैंक में दिखाते हैं, तो जो बंदा है जो बना रहा है माल को, वो बैंक से पैसे ले लेता है उस बिल के नाम, और फिर हम जब वो माल आता है ना, तो हम उस पैसे को उस बंदे को बैंक को देते हैं, क्योंकि जिसके पास बिल उसको पैसे देंगे, ठीक है ना? ये एक्चुअली बिल ऑफ एक्सचेंज में था, वो थोड़ा मैं अकाउंट्स की लैंग्वेज भूल गया, और वो कहना मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि अभी ना 11th टॉपिक कर चुका था बिल ऑफ एक्सचेंज का, है ना? बट आपने वो तो पढ़ा होगा 11th क्लास में, एक्सपोर्ट के फीचर्स, इंपोर्ट के, है ना? उसमें था एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फीचर्स, नहीं था? इंटरनेशनल ट्रेड नहीं था 11th क्लास में? प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट, प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट, उसमें होता था ये सब कि कैसे कैसे होता है। तो इन शॉर्ट क्रेडिट मतलब उधार भी मिलता है एक दूसरे से डॉलर में। हेजिंग फंक्शन का मतलब कहता है व्हेन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल एंड बाय गुड्स ऑन सम फ्यूचर डेट एट द करंट प्राइस। इसके मैंने आपको बोला कि देखो रेट तो बदल रहे हैं, चाहे जो मर्जी हो, थोड़ा बहुत रेट बढ़ ही जाता है। अब मान लो मैंने आज ऑर्डर दिया, अब मेरे पास 3 महीने बाद आ रहा है, आएगा वो भी 2-3 महीने तो लगेंगे, तो उस वक्त तो रेट अलग होगा, मैं किस रेट पे पैसे दूं? अभी वाले रेट पे जिस पे डिसाइड हुआ था, जिस पे डिसाइड हुआ था, तो उसको बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम एक सर्टिफिकेट एक फंक्शन होता है कि जिसमें अगर दो पार्टी एक पर्टिकुलर रेट पे, करंट रेट पे मानी है, तो फ्यूचर में अगर वो बदलता है, रेट तो बदलेगा, तो तब भी आपको उसी रेट पे मिलेगा, समझ गए? ये गवर्नमेंट ये मार्केट सेट करता है, मार्केट डिसाइड करता है। व्हेन एक्सपोर्टर इंपोर्टर करंट प्राइस, इट इज कॉल्ड एज हेजिंग। द पर्पस ऑफ हेजिंग इज टू अवॉइड लॉसेस माइट बी कॉज्ड ड्यू टू एक्सचेंज रेट वेरिएशन। कल को लॉस ना हो जाए, कल को फायदा ना हो जाए, देखो एक पार्टी को लॉस एक पार्टी को फायदा, है ना, तो वो गलत है ना, इसलिए हम लोग एक ही रेट पे फिक्स करते हैं। क्लियर है? हेजिंग फंक्शन का मतलब है कि जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम कर रहे हैं, तो अगर आज मैं तेरे से माल खरीद रहा हूँ, तो मैंने एक रेट सेट कर दिया, मतलब 20 रुपए का एक पेन है, वो रेट सेट कर दिया, कल का वो रेट बदल भी सकता है। तो इस मार्केट के तहत क्या होता है, इस मार्केट में क्या होता है कि अगर आपने हेजिंग कर ली, हेजिंग का मतलब एक फिक्स कर दिया कि भाई यही रेट हुआ, तो कल को अगर वो बदलता भी है ना, तो आपका प्रेशर नहीं है। वरना बंदा बोल सकता भाई आज तो डॉलर 10 रुपए का है, उस टाइम था ना 5 रुपए का, अब तो 10 रुपए का, मुझे 10 रुपए चाहिए, जितने का नहीं करिए होगा भाई। ये हेजिंग होती है, ठीक है, ताकि किसी भी पार्टी को नुकसान हो, है ना? समझ में आई बात? काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बहुत आसान है ये, देखो स्पॉट मार्केट होती है, स्पॉट मार्केट रेफर्स टू मार्केट इन विच रिसिप्ट एंड पेमेंट आर मेड इमीडिएटली, मतलब जब हम इमीडिएटली कुछ ना ऑन द स्पॉट, मतलब ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। फॉरवर्ड मार्केट का मतलब क्या होता है, जब हम ऑन स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, भाई तू आज मुझे माल भेज रहा है, हाँ नहीं मतलब आज तो माल भेज रहा है, मैं तो 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो फॉरवर्ड मार्केट हो जाती है। मतलब वो सारी, मतलब दो ही तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं यार, एक जो तू आज खरीद ले वो तो स्पॉट,
खरीदेगा तो जो बाद में जाके खरीदेगा, मतलब लेके अभी जा रहा है, पैसे बाद में जाके देगा, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। सिंपल है। मतलब जो कैश में डील होती है ऑन द स्पॉट उसको स्पॉट मार्केट कहते हैं, और जो क्रेडिट में डील्स होते हैं उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। ऐसे ही बना रखा है इन्होंने। चैप्टर खत्म हो गया, बस अभी नॉलेज ही नॉलेज खत्म हो गया, बस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे आप। ठीक है।